नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश में इस वक्त जो आपदा आई है, यह बात तो सच है, यह आई नहीं बुलाई गई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ईरान इजराइल के युद्ध से पूरी दुनिया परेशान है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। हर जगह तकलीफें हैं, लेकिन भारत में क्यों, यह सवाल है। भारत तो इस युद्ध में शामिल नहीं है। सऊदी शामिल था, दुबई था, कतर था, ओमान था, मस्कट था, बाकी की जगह थे शामिल। तो वहां हमले हो रहे हैं, तो वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। भारत में क्या था, क्यों हुआ? या सरकार की बेवकूफी की वजह से हुआ, या सरकार के अज्ञानता की वजह से हुआ? यह बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जो खबर आ रही है वह सिर्फ 5 दिन का तेल बचा हुआ है, ऑयल है हमारे देश की सरकार के पास कि 5 दिन तक आपको दे सकती है। अब 5 दिन तक दे सकती है तो वह पूरे कोटे निकाल करके जो 5 दिन का तेल है वह पूरा आपको देगी, या उसमें अपने सुख सुविधा के लिए भी बचाएगी? तो यह सरकार पहले अपनी देखती है, बाद में देश की जनता की देखती है। ऐसे में यह निश्चित है कि संकट है। ठीक है, अगर मान लिए कि 5 दिन का वह अपने पास न रखकर देश को दे, तो 5 दिन के बाद कहां से देगी? रसिया ने पूरी तरह से ऑयल बंद कर दिया, वह ऑयल नहीं बेचेगा, रोक लगा दिया उसने। अब रसिया के ऑयल रोक लगाने से और भी तबाही मचेगी। गैस की बहुत किल्लत है, सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है, और नरेंद्र मोदी अभी भी सबक लेने को तैयार नहीं है, न सरकार तैयार है। अब सवाल यह है कि ऐसे हालात में यह सरकार कैसे टिकेगी, और यह सरकार देश के लिए कितना देश हित में है? अब इस देश में अगर सर्वे किया जाए तो यह सरकार 37% तकरीबन वोट प्रतिशत से एनडीए की सरकार है, यानी कि 63% अभी भी विपक्ष के पास जनमत है। उस 37% के अंदर अगर सर्वे कराया जाए तो मोदी को सत्ता में बनाए रखने के लिए 10% भी लोग नहीं आएंगे, और 10% जो होंगे वह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आंटी अंटा होंगे और उनके अंडे होंगे, यही होंगे जो उनका समर्थन करते होंगे अभी भी अनबख्ती में, बाकी इनके खिलाफ होंगे। तो यह सरकार क्यों? अब सवाल खड़ा यह होता है कि एनडीए गठबंधन की यह सरकार है, यह बीजेपी की सरकार नहीं। लेकिन मुद्दे बीजेपी के चल रहे हैं, मंत्री सब के सब बीजेपी के हैं, सिर्फ नाम का एनडीए है, लेकिन सरकार हकीकत में न बीजेपी की है और न एनडीए की है, सरकार मोदी की है। बीजेपी की सरकार होती या एनडीए की सरकार होती तो वह देश के लिए सोचती, लेकिन दोनों की नहीं है, यह मोदी की है। तो सवाल यह उठता है कि जो सांसद दे रहे हैं समर्थन, जिसकी वजह से यह सरकार है, क्या वह बिक चुके हैं या उन्हें गुलाम बना लिया गया है? तो दोनों चीजें आप कह सकते हैं कि बिक भी गए हैं और गुलाम भी बने हैं, दोनों हैं। कुछ सांसद डंडा मार के लाए गए हैं और कुछ सांसद धमका करके साथ रखे गए हैं। अब ऐसे में जो समर्थन दे रहे हैं, जिनका लगातार नाम होता है नीतीश, नायडू, शिंदे, यह 3 दलें ऐसी हैं कि 3 दलों का मिलाकर के 37 सांसद हो जाते हैं। 12 नीतीश कुमार के, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के और 7 एकनाथ शिंदे के, 37 सांसद। इन 37 सांसदों के बगैर नरेंद्र मोदी की न तो कोई औकात है, न कोई हैसियत है, और न तो कुछ होने वाला है, यानी कि इन्हीं के दम पर हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन तीनों को भी
इसी देश की जनता ने दिया है वोट। अब एकनाथ शिंदे से अगर हम जिक्र कर ले तो एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के अंदर हैं, उनकी कहानी यूं है कि वह लात जूता खाते रहेंगे और इज्जत से परे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास। इस तरह का कुछ तस्वीर नजर आ रहा है। क्यों मैं यह शब्द क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे के मंत्री को, ध्यान से समझिएगा, एकनाथ शिंदे के मंत्री को जब कालर पकड़कर घसीट करके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मारा, तो एकनाथ शिंदे से बड़ा बेशरम कौन होगा कि उसके बाद भी ऐसी पार्टी को समर्थन देगा और साथ रहेगा। यानी कि इनकी इज्जत उतार दी गई, लेकिन फिर भी उसी के तलवे चाट रहे हैं। यही तो कहेंगे ना, और न कहें तो क्यों न कहें, बताएं। क्या एकनाथ शिंदे यह स्वीकार करते हैं कि उनके मंत्री को गलत तरीके से मारा गया, या वह गलत था इसलिए मारा गया, बोल करके इस पार्टी के साथ बने हुए वह सत्य के साथ है, यह कह सकते हैं? अगर नहीं कह सकते हैं, अगर नहीं कह सकते तो मजबूरी क्या है साथ रहने का? मारपीट के, उतना मारने पीटने के बाद वह जिस व्यक्ति ने मारा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शिवसेना के मंत्री को, वह मंत्री उस भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए वोट कैसे मांगेगा? चुनाव में तो एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं ना यह लोग, तो कैसे मांगेंगे? तो यह जो चीजें आ रही हैं, यह इन नेताओं की कुकर्मी की भी इतिहास लिख रही है कि इन्हें पैसे प्यारे हैं और कुछ नहीं। लेकिन कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे अब भयानक गुस्से में है। भयानक गुस्से में है कि नहीं है मैं तो नहीं जानता, तो इस वक्त वो साफ है, लेकिन यह निकल करके आ रहा है कि एकनाथ शिंदे का अब मन भर गया भारतीय जनता पार्टी से, और भाजपा ने भी उन्हें अपना बोझ समझ लिया है। और भाजपा को अपने खुद की सत्ता बरकरार रखने के लिए 16 विधायकों की महाराष्ट्र में जरूरत है, जो सुनेत्रा पवार के पार्टी को, एनसीपी को तोड़कर 2 हिस्सों में बांटकर और 16 सांसदों को अपने साथ रखेगी और बाकियों को निकाल करके फेंक देगी, सुनेत्रा पवार को भी और एकनाथ शिंदे को भी। यह खबर निकल करके आ रही है। तो महाराष्ट्र एनडीए के अंदर एक भारी टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार का जो खबर निकल करके आ रहा है कि नीतीश और तेजस्वी मिल करके एक नई चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात की चर्चा चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसे हम समझने की प्रयास करते हैं। अब नीतीश एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, 12 सांसद, 85 एमएलए उनके हैं। बिहार में नीतीश कुमार के सपोर्ट के बगैर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रह सकती, यह निश्चित है। और केंद्र के अंदर 12 सांसदों की उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी नीतीश का साथ रहना है, क्योंकि नीतीश जुगाड़ू व्यक्ति हैं। नीतीश रहेंगे तो जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में मन मुटाव अब हो गया है सीएम की कुर्सी को लेकर के? क्योंकि सीएम की कुर्सी अब नीतीश तो छोड़ेंगे, या तो राज्यसभा सांसद ही छोड़ दे। तो इसे 2 नजर से देखा जा रहा है। एक कि नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी उनके बेटे निशांत कुमार को अब मिल जाए तो उनकी पार्टी बची रहेगी, उनकी पार्टी में कोई टूट फूट नहीं होगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनता है तो नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी। उदाहरण के तौर पर गिरधारी यादव को अगर देख लिया जाए, बांका लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जो 4 बार के सांसद हैं चुने हुए, उन्होंने भी बगावत कर दिया। तकरीबन 40-45 विधायकों की एक गुप्त बैठक में भी यह फैसला लिया गया कि नीतीश अगर सीएम की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को देंगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे। तो वह जाएंगे कहां? जब भाजपा से दुश्मनी, तो या तो वह कांग्रेस में जाएंगे या फिर वह जाएंगे आरजेडी में। राहुल गांधी पटना पहुंचने वाले हैं, राहुल गांधी पटना जा रहे हैं। राहुल गांधी के पटना जाने के बाद क्या दृश्य होगा वो यह बात की बात है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में कहा जा रहा है कि बात हुई है, उसके बाद राहुल गांधी का प्रोग्राम हुआ है। और नीतीश कुमार की मुलाकात की अटकलें लगाई जा रही है कि राहुल गांधी से नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे या बातचीत करेंगे। कैसे बात होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक संकेत दिया। नीतीश कुमार ने यह संकेत दिया कि नीतीश कुमार एक सभा
में जब गए हुए थे तो नीतीश कुमार एक अलग कुर्सी पे बैठे हुए थे, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है हमेशा उनके बगल में बैठते हैं, उसके बाद में विजय सिन्हा बैठते हैं, दोनों डिप्टी सीएम। अब इस बार अनोखी तस्वीर आ गई, नीतीश कुमार चेयर पर, सम्राट चौधरी चेयर पर और सोफे पर अकेले निशांत कुमार। यानी कि जहां नीतीश कुमार को बैठना चाहिए था उस कुर्सी पर, उस सोफे पर निशांत कुमार अकेले बैठे हैं। तो क्या नीतीश कुमार यह संकेत दे रहे हैं कि यही सीएम होंगे और सम्राट चौधरी की हैसियत डिप्टी सीएम की ही है? मैं नहीं जानता, लेकिन यह संकेत दिए जा रहे हैं और निशांत कुमार को बहुत ही सक्रिय बनाया जा रहा है। अब ऐसे में मोदी सरकार के लिए यह भी संकट है, यह भी एनडीए में टकराव के बराबर है। अब आते हैं चंद्रबाबू नायडू पर। चंद्रबाबू नायडू अभी भी चुप है, अभी भी पूरी तरह से चुप है, न हां कर रहे हैं न ना कर रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी नरेंद्र मोदी से अब उब से गए हैं, क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू को बहुत खासा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजनीति अब इसलिए संकट में उनकी पड़ जाएगी क्योंकि एक तो परिसीमन की तैयारी मोदी सरकार कर रही है, 543 की जगह 816 सीटें लोकसभा की करने के लिए, जिसमें साउथ की सीटें घटाई जाएंगी और हिंदी भाषी जगहों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। यानी कि जब सरकार चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए तो वह साउथ से आएगा, और जब हिस्सेदारी देनी होगी तो साउथ को कम देंगे। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को पूरे साउथ के स्टेट, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना, सब घेरेंगे कि आप ऐसे कार्य के लिए सपोर्ट कैसे कर सकते हो। हालांकि इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने अटकलें भी लगाई थी पहले, लेकिन मोदी सरकार के सामने अब कोई रास्ता नहीं है। वह जानती है कि एनडीए गठबंधन के लोग उन्हें अब सपोर्ट नहीं करेंगे और समय से पहले सरकार गिरेगी, तो 2027 में यह सरकार पूरी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से घिरी हुई है। अब अगर यह सरकार बची रही तो इस देश के बचे खुचे जो भविष्य है वह भी भाग फूट जाएंगे। ऐसे कहते हैं ना कि भाग फूट जाएंगे, यानी कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अब ऐसे में वह तो एक अलग मुद्दा है खैर, लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति जो चल रहे हैं राजनीति जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार जो चला रहे हैं, इससे नाखुश हैं चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि अब पूरी तबाही की दास्तान लिखी जा रही है। अब 1 अप्रैल से जो हालात देश के अंदर पैदा होने वाले, जैसा मैंने आप दर्शकों को कहा, 5 दिन का आयल बचा हुआ है। 5 दिन के बाद क्या करेंगे? रसिया और ईरान का साथ छोड़ करके नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। सारा इनका काला चिट्ठा खुल करके देश के सामने आ गया कि कितना बड़ा डरपोक प्रधानमंत्री इस देश का है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, यह तो सत्य है। अब फैसले लेने की क्षमता भी नहीं है, न तो सोच की क्षमता है, न तो इस शख्स का कोई विचार है। बस विपक्ष को कोसना ही इसका काम है प्रचार प्रसार में, बाकी सरकार के बारे में कुछ बताना नहीं। और यह सरकार लगातार गलत आंकड़े 12 सालों से दे रही है, देश को गुमराह कर रही है। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हावी हुए तो देखिए कि देश में हाहाकार मच गया, इसके पास कुछ है ही नहीं आपको पालने के लिए। सिर्फ 12 सालों से आपको लूट रही थी और लुटा रही थी। कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। तो इनकी अपनी तो थी नहीं, इस देश की दौलत थी और उसे लुटा दिया बाप का माल समझ के। और किसे संकट आए? देश की जनता। इन नेता को कोई संकट नहीं है, इनके पास भरा हुआ है, सालों साल इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको तो मस्त भोजन मिलेगा, लेकिन आप भूखे मरोगे। देख लेना 1 अप्रैल के बाद में नजर आ जाएगा। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू
की नाराजगियां बढ़ रही है और भी कई कारणों से। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी टूट फूट की संभावनाएं प्रबल हो रही है। ऐसे में मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आरएसएस के अंदर एक उथल पुथल वाली परिस्थिति, अलग अलग चाल चले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के चरित्र पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इन्हें बदनाम ऐसा चरित्रहीन बना करके और इनको गद्दी से हटने के लिए मजबूर करने को। तो क्या सवाल यह है कि आरएसएस के पास अब वह क्षमता नहीं रही कि किसी नेता को बदलना है तो बदल सके? इतना हावी हो गए हैं नरेंद्र मोदी। यह सब कुछ लालच बस हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आने के बाद घर भर भर के पैसे सबको मिले और सब माला माल हो गए हैं। ऐसे में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है बोलने के लिए, क्योंकि सब उस शतरंज के अंदर हैं। सबने लूटा खसोटा है इस देश को, तो इसलिए बोलने की हिम्मत किसी को नहीं है। लेकिन ईरान इजराइल के इस युद्ध ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब नरेंद्र मोदी यह सोच रहे थे कि इजराइल और अमेरिका ईरान को यूं चुटकी बजाते ही खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान अमेरिका का भी बाप निकल जाएगा। यह बात इन लोगों को नहीं समझ आई, और यह बात जब समझ नहीं आई तो अब यह दांव इन लोगों को उल्टा पड़ गया। अब ऐसे में ईरान जो मिसाइलें छोड़ रहा है या इजराइल को जिस तरह से कर रहा है, अब ईरान ने एक ऐलान किया है, कतर, सऊदी, दुबई, इन जगहों को फिर निशाना बनाने जा रहा है। स्टील प्लांट इनके जो हैं उस पर करने जा रहा है। आज रात कुछ बड़ा हमला ईरान कर सकता है, जगह को खाली करने के लिए कहा है कि आम व्यक्ति उस जगह को खाली कर दे, मैं इन प्लांटों पर हमला करने जा रहा हूं। इन प्लांटों पर हमला करने का मतलब यह है कि यह देश पूरी तरह से कंगाल हो जाए। अमेरिका ने क्या से क्या करवा दिया पूरी दुनिया के अंदर। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें परमाणु की बार बार धमकी इस युद्ध के अंदर दी जा रही है। परमाणु का धमकी दिया जाना, किस दिन परमाणु बम बरसने शुरू हो जाएंगे कोई नहीं जानता। उस दिन यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा ये, फिर युद्ध नहीं रुकेगा, दुनिया आधी हो जाएगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट खाली हो जाएगी। और अमेरिका का यह आखिरी गलती होगा। लेकिन इजराइल जिस तरह से समाप्त हो गया, पूरा खंडहर बन गया है, शमशान बन गया, राख राख हो गया, छिपाने से नहीं छिपती कोई चीज, बन गया है। अब इजराइल यह सोच रहा है कि हम कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाएं। इजराइल यह सोच रहा है, लेकिन ईरान के सामने उसकी एक न चल रही। ईरान बड़ी सहनशीलता से, सम्मानजनक तरीके से, ताल ठोक के, सीना ठोक करके और पहले सूचना दे करके हमला कर रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल चोरी छुपे हमले कर रहे हैं, चोर की तरह, घातिक तरह। जैसे ईरान और अमेरिका के साथ बातचीत टेबल पर चल रहा था, धोखे से खामनेई को शहादत कर दिया, परिवार को, उन छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 160 बच्चियों को स्कूल में शहीद कर दिया उसने। कितने कायर लोग हैं यह, कितने कायर लोग हैं। ईरान ने किसी बच्चे पर हमला नहीं किया, किसी सार्वजनिक जगह पर नहीं किया, उसने सरकारी ठिकानों को टारगेट किया। और वहां आसपास में अगर पब्लिक है, आम व्यक्ति है, तो उसे आगाह किया कि आप खाली करके सुरक्षित जगह पे जाइए, हम यहां पर बम बरसाने वाले हैं। कायरों की तरह नहीं किया। मर्द है वह, नामर्द नहीं। और इतने झूठे नेता और नामर्द लोग दुनिया में आ गए हैं कि झूठ बोलना उनका गहना हो गया है और सत्ता ही उनकी चाहत है। बाकी पूरी अपने देश को पूरा तबाह कर सकते हैं वह। झूठ बोलेंगे जनता से, गुमराह कर रहे हैं आखिरी क्षण में भी, जबकि उनका अब सांस दम घुट रहा है। डर रहे हैं वह जनता से कि कब जनता कान पकड़ करके घसीटने लगेगी। लेकिन फिर भी
झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसी कटघरे में आ रहे हैं, क्योंकि मोदी अभी भी देश को गुमराह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश को अभी भी सच नहीं बता रहे हैं। सच बताते तो शायद लोग अपनी व्यवस्थाएं करते, लेकिन गुमराह करके लोगों को और परेशान किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है और लोग शांति से रह जाए, लेकिन बाद में जब उन्हें सामान की जरूरत है तो उस समय कुछ नहीं मिला तो वह भूखे रह जाते हैं। अगर नहीं है आपके पास, तो अगर 4 दिन का गैस उनके पास बचा हुआ है और सरकार के पास नहीं है, सरकार ने कह दिया कि देखो भाई है नहीं, जितना पॉसिबल होगा हम देंगे, नहीं मिलेगा तो आप लोग व्यवस्था कीजिए। तो लोग लकड़ी का, कोयले का, बाकी किसी चीजों का वह लोग व्यवस्था करेंगे और 2 दिन पहले से व्यवस्था शुरू कर देंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि सब कुछ है, आप चिंता मत कीजिए, और खत्म हुआ तो मिल नहीं रहा। यानी कि एन मौके पे धोखा, आपको भूखा रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिल रहे हैं कि गैस के लिए लाइन पर है, खाना बना नहीं पा रहे, बिल्डिंग में रहते हैं और होटल से खाना मंगा रहे हैं। 1 रुपये का जगह 2 रुपया लग रहा है और वह भी मिल नहीं रहा है पूरी तरह से, क्योंकि होटल वाले के पास भी सिलेंडर नहीं है। अब ऐसे में इसमें दलाली भी बढ़ चढ़ करके चल रही है। अब यह सरकार एक नई चक्कर में फंस गई है और जिस चक्कर में यह देश फंसा हुआ है, वह चक्कर इस देश को 50 साल पीछे लेकर के गया है और आने वाले 10 साल के लिए कंगाल बना गया है। लोगों को भूखमरी और बेरोजगारी की मार में झेल दिया। ये सरकार से उम्मीद मत कीजिए, यह सरकार कुछ नहीं करके आपको देने वाली है, लेकिन यह सरकार आपको लूटेगी। उससे अच्छा या तो आप लूट जाइए या तो इस सरकार को कान पकड़ करके भगा दीजिए। यही 2 रास्ते बचते हैं। अब ऐसे में यह सरकार तब जाएगी जब नीतीश नायडू शिंदे इसका साथ छोड़ेंगे। क्या यह छोड़ने को तैयार है या सिर्फ लाख जूता खाएंगे और इज्जत से रहेंगे? जैसे एक नाथ शिंदे के मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खूब घसीट घसीट के पीटा, लेकिन फिर भी वह तलवे चाट रहे हैं बैठ में करके साथ में, और देश दुनिया को धोखा दे रहे हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा, ईरान इजराइल का यह युद्ध किस मोड़ पर करवट लेता है। लेकिन रुपया 95 को पार कर गया। अब बताइए, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, सामान के रेट डबल हो रहे हैं और यह सरकार अभी भी लूटने में और झूठ बोलने में लगी है, जो आने वाले वक्त में इस देश के लिए बहुत घातक है। अंधभक्तों को भी अपनी आंखें खोल के देखनी चाहिए, क्योंकि वह भी इस जुल्म के शिकार हो गए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक।